नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है, बेटा मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं जो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करती रहूँ। राधिका आज तड़के ही उठ गई थी। कितनी हल्की लग रही थी वो आज, जैसे उसके पांव ज़मीन पर पड़ते ही नहीं थे। वह चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था, वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। आयुष और स्वाति 11 बजे आने वाले थे। आयुष की शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर आ रहे थे। फरवरी में शादी हुई तो हनीमून के लिए पेरिस चले गए। वहाँ से लौटे तो कोरोना संकट में चेन्नई में ही रह गए। पूरे 2.5 महीने से उसने देखा नहीं था अपने बेटे बहू को। बस फ़ोन पर ही बतिया कर मन को संतुष्ट कर लेती थी। सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील दे दी थी। अब केवल हॉट स्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेगा, इसलिए आयुष ने पहली फ़्लाइट में बुकिंग करा ली थी। आज वो 11 बजे की फ़्लाइट से आने वाले हैं। राधिका को याद आया कि 5 साल पहले आयुष के पिता का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। उनके ग्रेच्युइटी फंड और खुद की जमा पूंजी से उसने आयुष को पढ़ाया था। शादी वाले दिन वह खूब फूट फूट कर रोई थी। काश कि आयुष के पिता जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते, लेकिन विधि के आगे किसकी चलती है। अभी वह साफ सफाई कर ही रही थी कि मिसेस शर्मा का फ़ोन आ गया। पूछ रही थी कि शाम 5 बजे होने वाला सत्संग होगा कि नहीं। कोरोना में लॉकडाउन से पहले तो हर रविवार को 5 बजे राधिका जी के घर सत्संग होता था। करीब 10-15 कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो जाती थीं। थोड़ा सत्संग करती और थोड़ा इधर उधर की बातें भी कर लेती थीं। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला रविवार है, इसलिए वह पूछ रही थी। राधिका जी ने भी कह दिया कि होगा क्यों नहीं, ज़रूर होगा, सबको सूचना दे दो। अब राधिका ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया। खाने की आधी तैयारी कर ली, फिर नहा धोकर 11 बजे तैयार हो गई। 11:15 बजे आयुष का फ़ोन आ गया। प्लेन लैंड कर चुका है। 12 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने राधिका जी के पैर छुए। राधिका ने दोनों को गले लगा लिया। स्वाति को तो कस के भींच लिया था उसने। कहा कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। स्वाति ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में राधिका ने आवाज़ लगाई, बेटा आयुष नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही स्वाति की आवाज़ आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी भूख नहीं है। राधिका ने कहा, पर बेटा मैंने तो बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा कर लो। आयुष नाश्ता करने आ गया। स्वाति नहीं आई। राधिका ने एक बार और प्रयास किया, स्वाति बेटा तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। स्वाति ने कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माँ जी, आप और आयुष दोनों कर लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। राधिका को स्वाति का यह व्यवहार थोड़ा अखरा, लेकिन उसने यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफ़र से आई है, इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कर रही है। एक गहरी सांस ली। राधिका और आयुष दोनों नाश्ता करने बैठ गए। खूब इधर उधर की बातें की राधिका ने। आयुष ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके राधिका खाने की तैयारी करने लगी। आयुष को खीर और मालपुए बहुत पसंद है, वही बनाए थे उसने। आज सुबह से ही लगातार चक्कर घिन्नी की तरह घूम रही थी वह। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी। बड़े चाव से खाना बनाया था उसने। 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। स्वाति सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। राधिका को थोड़ा झटका लगा। स्वाति ने खाना बनाने में कोई मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, मगर सर्व तो कर ही सकती है। राधिका मन ही मन उस बात को पी गई। आयुष उठा और वह सर्व करने लगा। राधिका ने उसे रोक दिया और खुद ही सर्व करने लगी। खाना देखते ही स्वाति ने कहा, ये क्या बनाया है माँ जी? मालपुआ? कितना घी होता है इनमें? भाई मैं तो नहीं खा सकती इनको। राधिका को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। कहा, ठीक है दूसरे आइटम ले लो। स्वाति ने कहा, खीर तो मैं खाती ही नहीं माँ जी, फिर मैं क्या खाऊं? राधिका ने कहा, मैंने तो आयुष की पसंद की चीज़ें बनाई थी।
तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए बनाती कैसे। स्वाति ने आयुष से कहा, सुनो, मेरे लिए जोमेटो से खाना मंगवा दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता है ही। और फिर वह अपने कमरे में चली गई। राधिका को काटो तो खून नहीं, उसने आयुष की ओर देखा। वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था। आयुष ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था। राधिका चुपचाप खाना खाने लगी। खाना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसे निगल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। जल्दी से उसने खाना खत्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। 5 मिनट तक खूब रोई थी वह। उसे अपने ससुराल के दिन याद आने लगे थे। वह जब ससुराल पहली बार आई थी तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं, कितने ऊंचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सास को। राधिका तो घबरा गई थी। उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब आयुष के पापा उसके पास पहली बार आए तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बताई। वे बोले, माँ और तेरे पछड़े में मैं नहीं पड़ता, तू जाने और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। अब राधिका के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। राधिका की सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। राधिका को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम सलीके से नहीं आता है। राधिका धीरे धीरे इसकी अभ्यस्त हो गई और वह पूरी तरह अपनी सास के बनाए ढांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी तो वह राधिका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत कड़ा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था, मैंने भी तुझे वही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। राधिका तो यह सुनकर रो पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर कोहिनूर बना दिया है। राधिका की सास के मुख पर एक मुस्कान तैर गई और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। राधिका के दिल में उसकी सास का यह रूप खिंच गया। वह उनकी पूजा करने लगी थी। अगर घर का कोई भी सदस्य कभी भी भूल से उनके बारे में कुछ कह देता था, वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती। उसके इस बदले स्वभाव को आयुष के पापा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेस गुप्ता का फ़ोन आ गया। उसे याद आया कि आज तो सत्संग भी होना है और वह सत्संग की तैयारी करने लगी। ठीक 5 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। 2 महीने बाद मिल रही थी सब लोग। खूब शोर हो रहा था, खी खी करके हंस रही थी सब। अचानक एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। राधिका ने देखा कि सामने स्वाति खड़ी है। वह अपना सिर दोनों हाथों से पकड़े हुए है। स्वाति ने कहा, प्लीज़ आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर दुख रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गई। स्वाति अपने कमरे में फिर चली गई। राधिका ने झेपते हुए कहा कि यह उनकी बहू स्वाति है और आज ही बेटे आयुष के साथ चेन्नई से आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है शायद। अब एक एक करके सभी औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे और एक एक करके सब चली गईं। राधिका थोड़ी देर वहीं बैठी रह गई। फिर कुछ सोचकर वह स्वाति से बोली, बेटी, मैं तेरा सिर दबा दूं? स्वाति ने अपने कमरे से ही आवाज़ दिया, नहीं माँ जी, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है। राधिका चाय बनाने के लिए चली गई। चाय तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। राधिका ने बर्तन साफ किए और डिनर की तैयारी करने लगी। उसने स्वाति से पूछ लिया कि डिनर में क्या बनाना है। वह उसी हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 8 बज गए थे। उसने खाना टेबल पर लगा दिया था। दोनों को आवाज़ लगाई और वह डाइनिंग टेबल पर आ गई। स्वाति ने कहा, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब राधिका को गुस्सा आ गया था। वह दिन भर से चाकरी कर रही है और उस पर यह नाटक। सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा पार हो चुकी थी। रिश्तों को ज़बरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक राधिका सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। राधिका ने कहा, आयुष, जोमेटो से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे मंगवा ले।
आयुष और स्वाति ने चौंक कर उसकी ओर देखा। राधिका अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। सन्नाटा छा गया। अचानक आयुष भी उसके पास आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। स्वाति अपना खाना खत्म कर चली गई। सुबह राधिका आराम से जगी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा कि आयुष बैठा हुआ था। राधिका ने कहा, अरे तू कब से जग रहा है? आयुष ने कहा, 7 बजे नींद खुल गई थी मेरी। राधिका को पता था कि आयुष को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि वह अब और नहीं नौकरानी बनेगी। उसने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब आयुष की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे चाय बनाने के लिए कहे। राधिका ने कहा, बेटा मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना। ऐसा करना कि घर का ताला लगाकर चाबी सामने वाले गुप्ता जी को दे जाना। और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने चली गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का तो प्रयास करके देख लिया, अब वह सास बनकर दिखाएगी। राधिका जी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत दुखी हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। इसलिए उसने सुबह ही कह दिया था कि वह मथुरा वृंदावन घूमने जाएंगे। इस घोषणा से आयुष सकते में आ गया। इतने में स्वाति भी जाग कर आ गई थी। उसने देखा कि आयुष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माँ जी भी वहाँ पर नहीं है। स्वाति ने आयुष से पूछा, क्या हुआ आयुष, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना है? अब पहली बार आयुष के स्वर में तल्खी थी। अगर चाय नाश्ता करना था तो जल्दी जागती और बना लेती। स्वाति ने आश्चर्य से आयुष को देखा, जैसे ये कोई दूसरा आदमी हो। बोली, तुम तो जानते हो आयुष कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जगती हूँ और मुझे जागते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए चाय बना दो ना प्लीज़। आयुष ने कहा, अब अपनी आदतें बदल डालो डार्लिंग। अब तुम्हारी शादी हो गई है। ये मायका नहीं ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल बेटी का खूब प्यार दिया, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, क्लेश, पीड़ा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? मुझे वह खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि मैं क्या बनाऊं खाने में, तो कौन सी वे छोटी हो जाती। लेकिन वो तो सासू माँ है ना, वो क्यों पूछेंगी भला? खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर माँ जी नाराज़ हो तो मैं क्या करूं? स्वाति गुस्से से बिफर पड़ी। इससे आयुष का पारा भी चढ़ गया। गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना और तुम हो महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बना कर ले आओ। पहली बार आयुष ने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था। स्वाति को घोर आश्चर्य हो रहा था कि यह आयुष को क्या हो गया। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इस घटना से आयुष हतप्रभ रह गया। कल से इसने किया ही क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई? बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ाने का यही अंजाम होता है। लेकिन सिर पर तो उसने ही बैठाया था ना। कल जब वह मम्मी का इतना अपमान करती रही और वह खामोश बैठा रहा, क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था? पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और शादी में खर्च कर दी। क्या इसी दिन के लिए? कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह राधिका के कमरे में चला गया। राधिका अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। आयुष अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 11 बजे स्वाति बिस्तर से खड़ी हुई। नहा धोकर तैयार होकर वह करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि एक सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर से सत्संग होगा और वह भी माइक से? उसका तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और आयुष को जगाया। आयुष, देखो ज़रा नीचे जाकर, माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुलवा लिया है और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाए हैं वे लोग। इतने शोर से मैं कैसे रहूँगी? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। आयुष बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे झेलोगी तुम? ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अकेली होटल जाऊँगी क्या? जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। साफ साफ धमकी थी। इसी के चलते अब तक आयुष पर हुकूमत कर रही थी वह, लेकिन इसका आयुष पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेपरवाह होकर होटल सर्च करने में लगा रहा।
आयुष के इस व्यवहार से स्वाति झल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी। तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वे सत्संग नहीं करें, हमारे जाने के बाद जो चाहे वो करें। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे यह घर तुम्हारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वे जो चाहे वो करें, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। आयुष ने बड़े शांत स्वर में कहा। प्लीज आयुष कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम संडे तक। आयुष मन ही मन मुस्कुराने लगा। तीर सही जगह लगा है। आयुष बोला, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट आज की फ्लाइट में करवा देता हूँ, तुम वापस चेन्नई चली जाओ। ये तुमको क्या हो गया है आयुष, मैं अकेली जाऊंगी क्या? हैरान स्वाति ने कहा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाज आने लगी। स्वाति एकदम चिढ़ कर बोली, सुना तुमने? कितना कान फाड़ू शोर हो रहा है, मेरा तो सिर फट जाएगा। ऐसा करो, एक सिर दर्द की गोली ले लो और सो जाओ, मैं तो भजन सुनने नीचे जा रहा हूँ। और वह जाने लगा। स्वाति वहीं धम्म से पलंग पर बैठ गई। इधर राधिका ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी। आयुष और स्वाति दोनों सुबह से भूखे ही थे। आज आयुष ने भी कोई ऑर्डर नहीं किया था। वह भजन मंडली में आकर बैठ गया और भजनों का आनंद लेने लगा। उधर स्वाति शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी खाया नहीं था उसने, इसलिए और भी परेशान हो गई थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो आयुष के बदलते व्यवहार से थी। अब क्या करे वह? उसने आखिरी हथियार चला। आयुष को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसे बुखार आ रहा है। आयुष ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर राधिका ने अपने मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब डांस किया, भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता रहा ये कार्यक्रम। उधर आयुष स्वाति को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उसने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उनको यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना जोमेटो से मंगवाया था तो डॉक्टर ने कहा, ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा, आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए। कल एक बार फिर से मुझे दिखाइए और ये दवाएं ले लेना, उसे पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। दोनों घर आ गए। स्वाति को भूख लग रही थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था। क्या करे वह? माँ जी से कैसे कहे खिचड़ी बनाने को? उसने कातर नेत्रों से आयुष को देखा। आयुष ने हाथ खड़े कर दिए, बोला, मम्मी से तुम ही कह दो खिचड़ी बनाने को। और वह सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन कल मम्मी को उसने जो हर्ट किया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। अंत में स्वाति ने राधिका जी से कहा, माँ जी डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी या दलिया ही खाने के लिए कहा है, तो बना लो और खा लो। राधिका जी ने सपाट कह दिया, मुझे नहीं आता है बनाना माँ जी, तो जोमेटो से मंगवा लो बेटा, तुझे तो जोमेटो वाला खाना बहुत पसंद है ना। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है माँ जी, पर मेरे हाथ से तो नमक मिर्च घी वगैरह सब ज़्यादा पड़ता है बहू, जो तुझे पसंद नहीं है। मैं सब खा लूँगी माँ जी, बस आप बना तो दो। राधिका जी समझदार थी। रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वह खिचड़ी बनाने चली गई। आयुष और स्वाति को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पर बुलवा लिया था। स्वाति आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट वगैरह लगाने लगी। दोनों ने पेट भर कर खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी अच्छी भी लग रही थी। स्वाति बोली, बहुत अच्छी बनी थी माँ जी खिचड़ी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना, ऐसे बताने से काम नहीं बनेगा। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर वह बर्तन सिंक में रख रही थी कि राधिका जी ने कहा, तेरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा? कल तो मैंने कर दिए थे लेकिन आगे नहीं करूँगी, इसलिए इन बर्तनों को साफ करके ही जाना। और राधिका जी सत्संग में बैठ गई। शाम को जब राधिका जी खिचड़ी बनाने लगी तो स्वाति भी आ गई और वह भी हाथ बटाने लगी। स्वाति ने कहा, कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी, क्या तूने उन्हें बुलाया है? हाँ माँ जी, उनके साथ चली जाऊंगी, जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। स्वाति ने कहा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी? तेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे, और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह रह, मेहमान की तरह नहीं। तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना, और जब चाहे नौकरी पर भी चले जाना। इतना सुनकर स्वाति अवाक रह गई। उसे राधिका जी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में आयुष भी वहाँ आ गया। स्वाति ने आयुष को देखकर कहा, सुना तुमने आयुष, माँ जी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि
मैंने सब कुछ सुन लिया है। माँ जो कह रही हैं वह एकदम सही कह रही हैं। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने ना तो माँ को माँ समझा और ना ही इस घर को घर। इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ही ठहर जाओ। मेरे से कुछ भी उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं तो माँ के पास ही रहूँगा। स्वाति को काटो तो खून नहीं। वह गुस्से से बौखलाकर अपने कमरे में चली गई। राधिका जी को भी बहुत बुरा लग रहा था इस व्यवहार पर, मगर आयुष ने उसे समझाया कि बीमारी का इलाज कड़वी गोली ही है। थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन स्वाति सुबह जल्दी जग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज़ सुनकर राधिका जी की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में आयुष भी आ गया। राधिका जी ने उससे इशारे से पूछा तो वह राधिका को अलग ले गया और कहा, कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है। बस उसी का परिणाम है यह। आयुष के होठों पर मुस्कान थी। राधिका जी किचन की ओर चल दी तो स्वाति राधिका से लिपट गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया था उसका। रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। राधिका मोम की तरह पिघल गई। उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची रोते नहीं। मुझे ये सब करने को मजबूर कर दिया बेटी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। राधिका और स्वाति की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। दोनों के आंसू मिलकर प्रयागराज बन रहे थे। आयुष भी आकर दोनों से लिपट गया और अपनी माँ की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, सास हो या बहू, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और सभी को उस मर्यादा के दायरे में रहकर ही कदम उठाना चाहिए। बहू हो या बेटा, अगर कोई भी रास्ता भटक जाए तो माँ बाप को उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। वही राधिका जी ने भी किया। राधिका जी ने अपनी बहू को सबक सिखाते हुए उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। आपको राधिका जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।